गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अभिषेक मिश्र, पीजीटी केमिस्ट्री। आज 11th क्लास के लिए नेक्स्ट चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन लेकर, ये आपकी सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। सेकेंड बुक जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन है, हाइड्रोजन है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है और जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और हाइड्रोकार्बन है। तो आज हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। तो रेडॉक्स रिएक्शन में आज जो हमारा टॉपिक है वो ये समझना है कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? जो रेडॉक्स है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन जिसके बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा कि किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन का एडिशन, यहां लिख देता हूं रिडक्शन के बारे में, एडिशन ऑफ H, रिमूवल ऑफ O, ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बातें आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसी तरह ऑक्सीडेशन का है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, रिमूवल ऑफ H एटम और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों डेफिनेशन आपने 10th क्लास में देखी है। अब आपको एक नई चीज बताएंगे, इसके बेसिस पर रिडॉक्स क्या होता है, कैसे रिएक्शन होती है, इसका एग्जांपल दिखा देंगे। जो लोग की नई डेफिनेशन हमारे पास जो है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आज हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। हालांकि इसका डिस्कशन हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट में इसका डेफिनेशन समझाया था। आज इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और यहां पर है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए। अब इनके हिसाब से और किस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है, किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर दोनों हो रहा है तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। Those reactions in which reduction as well as oxidation both the process takes place simultaneously are said to be redox reaction। इसका एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। आपने CuO plus H2 it gives Cu plus H2O, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था। अब आप देखिए, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल जा रही है और वही ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऐड होके H2O बना रहा है, तो यहां पे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों है, दैट इज व्हाई द रिएक्शन इज सेड टू बी रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम में आता है कि शो कीजिए कि ये रिएक्शन रेडॉक्स है या नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हम इसको क्लियर करेंगे बाद में। अभी आप देख लीजिएगा आपने क्या क्या देखा। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब 10th क्लास की बात है। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो चारों चीजें हमें पता करनी है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिएक्शन हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके लिए इन चारों का आंसर रिएक्टेंट में से होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा? या तो कॉपर ऑक्साइड का या तो हाइड्रोजन का। रिडक्शन किसका होगा? वो भी इसी में से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। कैसे समझिए? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, तो आप चेक कर लीजिए ऑक्सीडेशन किसका हुआ? हाइड्रोजन का। वाटर का नहीं, ध्यान रखिएगा, इन दोनों को कहीं नहीं लिखना है, या तो H2 लिखना है या तो CuO लिखना है।
तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड H2, सब्सटेंस रिड्यूस्ड कॉपर ऑक्साइड, जो रिड्यूस्ड होता है उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि इसी कॉपर ऑक्साइड ने इसका ऑक्सीडेशन किया है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। हम चाहेंगे कि ऐसे दो चार एग्जांपल आपको और समझा दें, ताकि आपको लगे कि हाँ ये चीजें आप 10th क्लास में देख चुके हो। आपने एक रिएक्शन देखी थी, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इज इक्वल टू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का जो जिंक में रिडक्शन होता है, कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप ऑक्सीजन से कंपेयर कर सकते हैं, या ऑक्सीजन रिमूव हो रही है या ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, किसका ऑक्सीडेशन हुआ? कार्बन का। किसका रिडक्शन हुआ? जिंक ऑक्साइड का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिंक ऑक्साइड, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कार्बन। सिंपल सा। ये नंबर 2 इक्वेशन जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। एक तीसरी इक्वेशन है कि यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, यहां पे डाइऑक्साइड आ जाता है। तो सेम प्रोसेस, यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, सेम रिएक्शन। तीसरी इक्वेशन। तो ये इन इक्वेशनों से हम ये समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, कैसे होता है। अब देखिएगा, इलेक्ट्रॉनों का हम करके दिखा देते हैं आपको। Na+Cl2 इज इक्वल टू 2NaCl। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो निकल गया Na+, यहां पर Na+ है और Cl- है, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका रिडक्शन, यानी ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, ये हो गया आपका रिडक्शन वाला पार्ट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो उसका रिडक्शन होगा। यानी मेटल हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और नॉन मेटल हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि ये खुद रिड्यूस होते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें, इस पॉइंट को हटा दें, किसका ऑक्सीडेशन हुआ? इलेक्ट्रॉन निकले कहां? सोडियम का। रिडक्शन किसका हुआ? Cl2 का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? Cl2। रिड्यूसिंग एजेंट कौन? Na। अब यहां पे 2Na लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर हम यहां से Cl2 हटा के H2 लगा दें तो सोडियम हाइड्राइड बनेगा। तो यहां पर कुछ नहीं होगा, केवल हाइड्रोजन को हम मान लेंगे Cl2 की जगह, सेम रिएक्शन। इसलिए इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आसान तरीका है। ऑन द बेसिस ऑफ definition of oxidation and reduction we can find out whether the oxidation or reduction or both is taking place in a particular reaction or not. If it is happening, there is a reduction as well as oxidation, then the reaction is said to be redox। और अगर ऐसा नहीं है तो उसे redox नहीं कहेंगे। हम आपको एक होमवर्क भी देंगे, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जहां पर redox नहीं होता, जो redox रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। याद रखिएगा, राइट डाउन 2 reactions which are not redox, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसी तरह और हम थोड़ी कुछ बातें कर लेते हैं। तो हमारा था एक MnO2, एल्यूमिनियम से रिएक्शन करता है, Mn बनाता है और Al2O3 बनाता है। यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा। फिर से देखिए रिडक्शन, पुरानी डेफिनेशन, आपका ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हुआ? एल्यूमिनियम का। किसका रिडक्शन हुआ? MnO2 का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? MnO2। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? एल्यूमिनियम। ये सारी बातें हैं रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए। अब मैं चाहूंगा, याद रखिएगा कि जिस रिएक्शन में दोनों हो रहा है उसे हम रेडॉक्स कहेंगे। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का कांस्टेंट हो सकता है और हो सकता है कि वो वेरी भी करे, बट इट डिपेंड्स कि उसका कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि एक वीडियो क्लिप मैंने देखी थी कोटा फैक्ट्री की।
उसमें बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि केमिस्ट्री बड़ी कंफ्यूजिंग है, एक रूल आता है तो दो उसको खत्म कर देते हैं, एक्सेप्शन ज्यादा है। तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा, वो कहता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिक्स नहीं है, कभी उसके साथ कुछ और है, कभी उसके साथ कुछ और है। इतना कंफ्यूजिंग वीडियो था, काफी बच्चों को लगता है कि हाँ सच में केमिस्ट्री वैसी है, कंफ्यूजिंग ज्यादा है। लेकिन जो केमिस्ट्री को समझते हैं, जो उसको समझना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि इस पूरी दुनिया में, या अपने एक परिवार का एग्जांपल ले लीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल का एग्जांपल ले लीजिए, तो अगर आप, ये हैं आप, ये आपकी मम्मी, ये आपके पापा, ये आपका भाई, ये आपकी बहन, ये आपका फ्रेंड और ये आपकी गर्लफ्रेंड, ये आप मान लीजिए खुद को ऑक्सीजन। तो आप बताइए, आपका जो बिहेवियर पापा के लिए होता है, क्या वही मम्मी के लिए होता है? नहीं, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आता है। वही भाई के लिए होता है? नहीं। वही फ्रेंड के लिए होता है? नहीं। वही बहन के लिए होता है? नहीं। वही बिहेवियर अपनी गर्लफ्रेंड से शो करते हैं? नहीं। वही बिहेवियर अपनी पत्नी के साथ शो करते हैं? नहीं। वही बिहेवियर अपने पति के साथ शो करते हैं? नहीं। तो जब हम इंसान एक जैसा बिहेवियर नहीं शो कर सकते, परिस्थितियों के अनुसार अपना व्यवहार बदल देते हैं, तो वो तो एटम है। तो एटम का भी वही काम है, एटम भी वही काम करता है जो ह्यूमन बीइंग करते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि ऑक्सीजन किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है और क्यों कर रहा है, और इसी डिफरेंट इन बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन नंबर। इसको मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके -3 होता है, इस पे -2 होता है, इस पे -1 होता है। जब हम ऑक्सीजन का कंपैरिजन हम फ्लोरीन से करेंगे, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में फ्लोरीन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन क्या होगा? कम निगेटिव या ज्यादा निगेटिव? तो आंसर पता चलेगा कम निगेटिव। तो दिस इज द रीजन, इस पर -1 आएगा, इस पर +1 आएगा। यानी एक फ्लोरीन को सेटिस्फाई करने के लिए ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो फ्लोरीन निगेटिवली चार्ज है। जब इसी ऑक्सीजन का कंपैरिजन हम नाइट्रोजन के साथ करते हैं, तो यहां पर अगर निगेटिव है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर प्लस आएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन देयर इज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन देयर इज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब इसी ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ बिहेवियर हम करें, तो यहां पर 0 चार्ज आएगा, यहां पर 0 चार्ज आएगा, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस बात को आप समझिए। अब इसी का मैं एग्जांपल लेकर आपको बता दूंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर किस एलिमेंट का कैसे होता है और किसका कांस्टेंट होता है। एल्कली मेटल यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम, जो भी है, रुबिडियम यहां पे आएगा Rb, इन सब का +1 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन निकालकर स्टेबल हो जाते हैं। इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कोई नहीं। इसी के ठीक नीचे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सब का +2 होता है, कभी चेंज नहीं होता। और फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है। मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा हूं। इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में है, नोबल गैस को छोड़ के, नोबल गैस इसका 0, इनके कभी कभी नोबल गैस में भी चार्ज आ जाता है, जैसे जीनॉन का है, दिखा दूंगा अभी। तो इन सभी के अलावा सबका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका रिलेशन किसके साथ जुड़ने वाला है। ये अपना कैरेक्टर लूज नहीं करता, ये स्ट्रांगली पॉजिटिव है, ये सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और बाकियों का वेरिएबल होता रहता है। आपने नाम सुना होगा ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट, एफ ब्लॉक के एलिमेंट, वो वेरी करते रहते हैं। नॉन मेटल्स में भी फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए तो बाकियों में वेरिएशन होता है। अब इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। अगर मेरे पास OF2 है और हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, क्योंकि F का तो कांस्टेंट है, उसका कुछ होगा नहीं,
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसकी नेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है। तो ये ऑक्सीजन को हमने x मान लिया, फ्लोरीन का -1 होता है, मैंने बता चुका, और इक्वल टू 0 क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो ये हो जाएगा x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। यानी दो फ्लोरीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस ऑक्सीजन पर +2 का होना जरूरी है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 2, इट डज नॉट चेंज, बट ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, डिपेंड्स ऑन द नेबर्स, उस पर डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। दैट इज व्हाई इट इज वेरिएबल। अगर हम बात करें O2F2 की, तो यहां पर अगर हम निकालें तो 2x + 2 - 1 = 0, तो 2x = +2, x = +1। In this case, each oxygen have positive charge to neutralize 2 fluorine. यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है, फ्लोरीन भी 2 है। अब सिंपली अगर मैं बात करूं O3 की, O3 पर हम निकालें तो 3x = 0 क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, तो x = 0। तो ओजोन में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीजन से ही कंपैरिजन करेंगे तो ना तो प्लस आएगा ना तो माइनस। मेरा खुद के प्रति क्या बिहेवियर है वो तो न्यूट्रल ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज आने से रहा। इसलिए आप इस बात को समझिए। अगर इसका एग्जांपल ले लेते हैं H2O का, आप यहां पर देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा निगेटिव, इसका -2 रहेगा और हाइड्रोजन का +1 रहेगा। इसी तरह जिस एलिमेंट का हमें निकालना हो उसका x मानकर बाकियों के ऑक्सीडेशन नंबर को वैलेंसी के इक्वल ही मान लेते हैं और हम कैलकुलेशन ऑक्सीडेशन नंबर की कर सकते हैं। मैं 2-4 कैलकुलेशन आपको करके दिखाना चाहूंगा और चाहूंगा कि हमारे बच्चे एनसीईआरटी में जितने भी इस तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो उसको निकाल के देखें। ये नाम है आपका पोटेशियम मैग्नेट पर मैग्नेट का। हमने Mn को अंडरलाइन किया क्योंकि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता रहेगा और पोटेशियम का फिक्स है, ऑक्सीजन का फिक्स है। एग्जाम में आपको Mn का ही निकालना होगा, तो Mn को अंडरलाइन करिए। पोटेशियम का +1, थैंक यू भैया। और Mn का x मान लिया हमने, ऑक्सीजन -2 = 0। 0 क्यों? क्योंकि इस पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है। तो +x -8 = 0, x = +7, दैट मींस यहां +7 आएगा। अब इसी को हम चार्ज वाला दिखा देते हैं, MnO4-, इस पर हम Mn का निकालते हैं। x + 4 - 2 = -1, x - 8 = -1, x = +7। -1 क्यों लिया? क्योंकि इस पर -1 चार्ज है। इसी तरह मैं आपको समझाऊं, सल्फेट पर 2- है तो सल्फर पर क्या x होगा? 4 - 2 = -2, x = -2 + 8 = +6। ये सल्फर पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। इस पर अगर हम SO3 पर 2- करते हैं, x 3 - 2 = -2, x = -2 + 6, x = +4। ये ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर पर है। तो जितना माइनस या प्लस चार्ज रहेगा, एक प्लस वाला मैं दिखाता हूं आपको, NH4+। नाइट्रोजन का देखिए H, हाइड्रोजन का कितना होता है? +1, फिक्स होता है लगभग उसका नॉन मेटल के साथ। हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ +1 और मेटल के साथ -1। ध्यान रखिएगा, यहां पर +1 लिखेंगे क्योंकि चार्ज कितना है? +1 है। x = +1 - 4, x = -3। ये आपको समझना है। HNO3 की बात कर लेते हैं हम। यहां पर नाइट्रोजन का चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का x और ऑक्सीजन का -2 = 0 क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है। x = +6 - 1, x = +5, यहां पर +5 आ जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के और इसके बेसिस पर हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि बच्चे हमारे इसकी प्रैक्टिस करें। अब मैं कुछ और काम की बात बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए AuCl3, सॉरी इस तरह करके इसको स्टॉक नोटेशन बोलते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि इस गोल्ड पर +3 चार्ज है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा।
इस तरह आपको कुछ कंपाउंड दिए होंगे स्टॉक नोटेशन के साथ, आपको उनका नाम बताना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बताना होगा। ये जो स्टॉक नोटेशन लिखा हुआ है +3, ये इस गोल्ड का +4 है। एनसीईआरटी में कुछ ऐसे क्वेश्चन है। हाँ, अब मैं बात कर रहा था, एक कंपाउंड है, इसका नाम है H2SO5। साइंटिस्ट का नाम है कैरोज एसिड बोलते हैं इसे, और इसको हम पर सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। पर सल्फ्यूरिक एसिड क्यों बोलते हैं? इसके अंदर एक पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। पेरोक्साइड बॉन्ड बताने के पहले आपको सिचुएशन दिखा दूं। ये है पेरोक्साइड, यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट देखिएगा 2x = 0, तो 2x = -2, x = -1। ये पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का क्या स्टेट होता है? -1। तो अभी इसमें पेरोक्साइड है, हमें कैसे पता? तो नाम पर सल्फ्यूरिक एसिड है, रटने की जरूरत नहीं है। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो समझिए। आप सल्फर पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश कीजिए। तो हाइड्रोजन का +1, सल्फर का x, ऑक्सीजन का -2 = 0, x = +10 - 2, x = +8। यहां पर ये करें +8 होगा। अब ये समझिए +8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सल्फर ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए। और शायद कोई बच्चा 10th क्लास का 11th क्लास का ही समझेगा, सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन 286 होता है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हो तो वो 8 इलेक्ट्रॉन लूज कैसे करेगा? मेरे इस जेब में केवल 6 ही रुपए रखे हो तो कोई इसमें हाथ डाल के 8 रुपए कैसे निकालेगा? पॉसिबल ही नहीं है, मतलब यहां कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसलिए पेरोक्साइड बॉन्ड की एग्जिस्टेंस यहां है। हम मानेंगे कि 2 ऑक्सीजन इस तरह से पेरोक्साइड बॉन्ड में होंगी, इस पर -1 होगा, इस पर -1 होगा, तो जो -2 ले रहे हैं 2 ऑक्सीजन के लिए -1 लेना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन हमारी गलत। कुल कितनी ऑक्सीजन है? 5। ये आपका हाइड्रोजन का है, ये आपका सल्फर का है। 5 में से 3 ऑक्सीजन -2 शो कर रही है और 2 ऑक्सीजन -1 शो कर रही है, = 0। ऐसी सिचुएशन में आप समझ लीजिएगा कि 8 तो कभी नहीं होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है तो +6 होगा। कैसे आएगा वो देखिए। यहां पर +2 + x -6 -2 = 0, 2 से 2 कट गया, x = +6। तो ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। रही स्ट्रक्चर की बात, तो इस H2SO5 का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देता हूं। सल्फर 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ये है आपका पेरोक्साइड बॉन्ड, ये -1 ये पर सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से मैं आपको बताऊं, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, यहां भी आपका 2 ऑक्सीजन, पहले S का कैलकुलेट करोगे तो यहां भी +8 आएगा, जो कि गलत है, यानी +6 इसका भी होगा। वो +6 कैसे आएगा वो देखिए। यहां पर 2 ऑक्सीजन को आप -1 लेंगे, पेरोक्साइड बॉन्ड है, कैसे पता चला? क्योंकि आप कैलकुलेट करके देखिएगा, यहां +8 आएगा इसका, क्योंकि गलत है, नहीं होना चाहिए। 2x प्लस 2 ऑक्सीजन का -1 मान लेते हैं, 6 ऑक्सीजन का -2 मान लेते हैं, 0। तो ये -2 से +2 कट गया, 2x = -12 + 12, x = +6। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा। देखिए, पर ऑक्सोडाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये स्ट्रक्चर आपको 12th क्लास में बहुत अच्छे से मिलेंगे। इस वाले को बोलते हैं -1 बाकी सारे ऑक्सीजन से -2, इस वाले पे -1 होता है। तो ये पर ऑक्साइड वाले स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्सीजन पर -1 स्टेट होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आना चाहिए। एक स्ट्रक्चर हमारे पास है CrO5, देखिए कमाल, x + 5 - 2 = 0, तो x = +10। लो, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, आउटर मोस्ट में केवल 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन कहां से निकल गया? मतलब ये भी गलत है। इसमें कितने पेरोक्साइड बॉन्ड है वो जरा देखिए। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा।
यहां पर देखिए दो परऑक्साइड बॉन्ड है, -1 -1 -1 -1 -2। अब आप यहां समझ सकते हैं कि 4 ऑक्सीजन -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑक्सीजन -2 को रिप्रेजेंट करता है। क्रोमियम का x = 0, x = आपका +6 आ जाएगा। यहां पर आराम से आप +6 शो कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है इसका CrO5 का। इस तरह से कुछ एक्सेप्शंस हैं, जहां एक्सेप्शन भी नहीं, वो तो स्ट्रक्चर के कारण ऐसा हुआ है। परऑक्साइड बॉन्ड में -1 होता है, मैं बता चुका हूं। तो ये आपको समझना है। तो केमिस्ट्री ये नहीं है कि आप उस चीज को रट लीजिए, अगर आपको कहीं एक्सेप्शन दिखता है इसका भी सही लॉजिक है। हम अपने किसी फ्रेंड के साथ पर्टिकुलर व्यवहार क्यों शो कर रहे हैं, कोई ना कोई लॉजिक होगा। जिस दोस्त से हम बहुत प्रेम करते हैं, किसी न किसी कारण उसी से हमारी दुश्मनी हो जाती है, तो कोई कारण है वहां पर। इसी तरह एलिमेंट्स के बीच में भी ऐसे रिलेशन होते हैं ह्यूमन बीइंग की तरह, जहां पर वो समय पड़ने पर अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। इसलिए केमिस्ट्री कंफ्यूजन का सब्जेक्ट नहीं है, इट इज ऑल अबाउट योर फीलिंग्स। एटम्स में भी फीलिंग होती है, उनको जो हर्ट करेगा उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करेंगे, जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो ये आपको समझना होगा जरा सा। ये है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। On the basis of oxidation number, how can we determine whether the reaction is redox or not? तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करके देख लेंगे। जैसे आपको मैं बताऊं, Cr2O7 SO2 it gives Cr3 plus SO4 पे 2 - हमने क्या किया, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, जो सबसे ज्यादा नॉन मेटल है उसको छोड़ के। क्रोमियम का आप निकालेंगे तो यहाँ +6 आएगा, यहाँ क्रोमियम का वो +3 अकेला है, +3 दिखा रहा है, यहाँ सल्फर का +4 आएगा, और यहाँ सल्फर का मैक्सिमम +6 हो सकता है, आप जानते हैं। आपने समझिए +4 से +6 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसको ऑक्सीडेशन कहा गया। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसको रिडक्शन कहा गया। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे कैसे क्या होगा। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज SO2 का ऑक्सीडेशन हुआ, रिड्यूस्ड Cr2O7 का माइनस का रिडक्शन हुआ। Cr2O7 माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है। ये K2Cr2O7 ही तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 8वीं क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करके हम ये पता कर सकते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। अगर हम ये आयनिक इक्वेशन न भी लिखें, हम सिंपली आ जाते हैं पहली इक्वेशन पर, CuO + H2 = Cu + H2O। लीजिए, अब इसमें हम डिस्कशन करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ है तो +2 होगा, ये -2 है। हाइड्रोजन के साथ है तो 0 है। कॉपर अकेला है तो 0 है। हाइड्रोजन वाटर के साथ +1 है, ऑक्सीजन का -2। अब देखिए, ये 0 से +1 हो गया तो क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन, और ये +2 से 0 हो गया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन, H2। सब्सटेंस रिड्यूस कौन, कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, कॉपर ऑक्साइड। रिड्यूसिंग एजेंट कौन, H2। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिएक्शन न्यूट्रल हो या आयनिक हो। वी कैन डिटरमाइन इन ऑल सिचुएशंस वेदर द redox reaction is going take place or not. On the basis of reduction and oxidation, if both these process take place in a particular reaction, then the reaction is said to be redox, और अगर नहीं ऐसा है तो उसे redox reaction नहीं कहेंगे। तो आज की क्लास में मेरा यही इंट्रोडक्शन था कि आप इस बात को समझें, और अगली क्लास में हम आपको बैलेंसिंग सिखाएंगे। बैलेंसिंग में एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग है, बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग है, और अलग अलग मेथड भी है बैलेंसिंग के। एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है जिसको हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। जाते जाते एक बात मैं और बता दूं, एक डेफिनेशन है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है भाई, अगर किसी रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो,
then the reaction is said to be disproportionation reaction. अब इस रिएक्शन में देखिए, ये -1 है, पेरोक्साइड है, ये -2 है, ये 0 है, यानी इसी -1 का रिडक्शन भी हो रहा है और इसी -1 का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। यानी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन? H2O2, सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन? H2O2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? H2O2, रिड्यूसिंग एजेंट कौन? H2O2. When the same compound, same element undergoes reduction as well as oxidation, then the reaction is said to be redox reaction. आपका एक बैलेंसिंग करने के लिए आएगा P4 की बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, जब PS3 बनता है और H2PO2 बन के -1 निकल जाता है। H2 या H3 है देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसी का यहाँ पर रिडक्शन है, 0 से माइनस, ये प्लस और माइनस, और यहाँ पर 0 से प्लस क्या, ये आपका ऑक्सीडेशन है, ये आपका रिडक्शन है, ये आपका ऑक्सीडेशन। The same element undergoes oxidation as well as reduction, then the reaction is said to be redox reaction. तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आती है। आपको फिर से बता दूं, जब कभी किसी रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का, एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, तो उसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका सिंपल सा एक और एग्जांपल है, कॉपर का 1+ जब पानी में डाला जाता है तो कॉपर के 2+ में और कॉपर में डिसोसिएट हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसका रिडक्शन भी हो रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब मैं चाहूंगा कि आप इन सब का एक सुटेबल नोट्स बनाएं, कम से कम 20 एलिमेंट्स कंपाउंड्स का नाम लिखें और उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें ऑन द बेसिस ऑफ योर टेक्स्ट बुक। और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे आपको बैलेंसिंग समझाने की, इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। लास्ट में यही कहूंगा कि कोरोना से अपने आप को सुरक्षित रखिए, मास्क का उपयोग कीजिए, हैंड को फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। और ये हमारा समय ऐसा है कि अभी हम ऑनलाइन टीचिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। नियर फ्यूचर में हम उम्मीद करेंगे कि कोरोना खत्म हो और आप लोग लाइव क्लास हमारे सामने उपस्थित हो। और हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह की क्लास लेना, लेकिन समय की डिमांड यही है, सिचुएशन की डिमांड यही है कि इसी तरह से क्लास ली जाए। आप सभी का दिन शुभ हो। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।